Hello. Am I audible? Class. Yes, sir. आवाज आ रही बेटा सभी को? हेलो. Yes, sir. हेलो. हेलो. आ रही है सर आवाज। ठीक है. हेलो. हाँ बेटा ठीक है, तो अपना स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर. ठीक है. Just I'm going to share you the file. ये सभी को दिख रहा है? पेज दिख रहा है सभी को? विजिबल है? पेज विजिबल है बेटा सभी को? हेलो. क्लास पेज विजिबल है सभी को? नो सर। नहीं अभी नहीं है. अच्छा अभी देखिए विजिबल है. तो मैक्सवेल इक्वेशंस हम लोग डिस्कस कर रहे थे. यस सर। तो इसमें जो है हमने आपको कुछ चीजें बताई थी. ठीक है, उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे. जैसे मैं मैक्सवेल इक्वेशन आपको बताया था, यहाँ तक हो गया था. ठीक है. स्टैटिक, हाँ यहाँ पे हो गया था आपका. एक मिनट. फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन तक हम लोगों ने करा लिया था, कर लिया था. ठीक है. फिर उसके बाद हमने बताया था मैक्सवेल इक्वेशंस को आप स्टैटिक फील्ड के लिए लिख सकते हैं. स्टैटिक फील्ड का मतलब जहाँ पे टाइम का कोई चेंज ना हो रहा है. इस टाइम आपका एक तरह से टाइम का कोई रोल ही नहीं है. ठीक है ना, विदाउट टाइम. तो जब टाइम का कोई रोल नहीं होगा स्टैटिक फील्ड में आपको डेल बी बाई डेल टी और डेल टी बाई डेल टी आपके जीरो हो जाते हैं. ठीक है. तो कहने का मतलब है कि हाँ एक चीज आपको करेक्शन करवाना है. जो हमने लास्ट टाइम मैक्सवेल इक्वेशन जब पढ़ाया था, तो ये मैंने बताया था ये जो डी है दैट इज डेल डी बाई डेल टी होता है. इस डी के ऊपर एक्चुअली ये आपको एक पॉइंट रखना है. एक पॉइंट है ये
ठीक है, ये पॉइंट मैं इसमें मेंशन करना भूल गया था। तो एक्चुअली ये डी पॉइंट का मतलब ये है डेल डी बाई डेल टी, चाहे आप इसको डेल डी बाई डेल टी भी लिख सकते हैं या इस फॉर्म में भी डी के ऊपर एक पॉइंट लगा के भी मेंशन कर सकते हैं। पॉइंट रखना मैं भूल गया था, ठीक है, तो अभी मैंने करेक्ट कर दिया है इसको। सिमिलरली डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस बी होता है, इस पे भी ऊपर एक पॉइंट लगा हुआ है, बी की वैल्यू, बी पॉइंट की वैल्यू है डेल बी बाई डेल टी, तो आप इसको डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी ही भी लिख सकते हैं अगर आप इसको हटाएंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप इस फॉर्म में लिखते हैं तो इन पर आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा, ठीक है, अगर टी और बी के फॉर्म में लिखते हैं। तो इनकी पॉइंट्स, डी पॉइंट की वैल्यू जो है डेल डी बाई डेल टी है, बी पॉइंट की वैल्यू डेल बी बाई डेल टी, ये ध्यान रखिएगा। मैंने हर जगह करेक्ट कर दिया है ऑलमोस्ट, ठीक है। इंटीग्रल फॉर्म में भी मैंने यहाँ देखिए डी के ऊपर पॉइंट लगा दिया था। सिमिलरली सेकंड वाले इंटीग्रल फॉर्म में भी मैंने बी के ऊपर पॉइंट लगा दिया। सारे के इंटीग्रल और डिफरेंशियल फॉर्म में हमने ऑलमोस्ट करेक्ट कर दिया था, ठीक है। तो इसके इंटीग्रल डिफरेंशियल फॉर्म हमने आपको बता दिए थे। देन वी हैव द मैक्सवेल इक्वेशन फॉर स्टैटिक फील्ड। स्टैटिक का मतलब जहाँ पे कोई भी टाइम का वेरिएशन ना हो। तो अगर टाइम का वेरिएशन आपका नहीं होगा, स्टैटिक होगा फील्ड, तो इट मीन्स आपकी जो इक्वेशंस हैं, स्पेशली फर्स्ट और सेकंड, वहाँ पे टाइम वेरिंग टर्म आ रहे हैं, देख सकते हैं आप। जैसे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन अगर आप देखेंगे तो यहाँ डेल डी बाई डेल टी और डेल बी बाई डेल टी आ रहे हैं, ठीक है, जो इन दोनों की वैल्यू है, ठीक है। तो ये चूंकि दोनों ही टाइम वेरिंग है फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, बोथ आर टाइम वेरिंग, ठीक है। तो दोनों ही जीरो हो जाएंगे, दोनों जीरो हो जाएंगे, तो इट मींस ये दोनों जीरो हो जाएगा, डी और बी पॉइंट दोनों ही जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो पहली इक्वेशन में अगर ये टर्म जीरो हो गया तो डेल क्रॉस एच आपका केवल जे के बराबर रहेगा, और दूसरे में डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये टर्म जीरो हो जाएगा जो टाइम वेरिंग है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। वैसे इंटीग्रल में भी लिखेंगे तो इंटीग्रल में आपका ये टर्म जीरो हो जाएगा, यहाँ जीरो आ जाएगा, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, ठीक है। ये थर्ड और फोर्थ इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों ही टाइम वेरिंग या टाइम इन वेरिंग दोनों फील्ड पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। टाइम वेरिंग और टाइम नॉन वेरिंग दोनों पे डिपेंडेंट नहीं है, कौन, सी और डी, ठीक है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए हमने इक्वेशंस लिख दिए थे सारे, टाइम वेरिंग फील्ड और नॉन टाइम वेरिंग में देख सकते हैं आप, ये दोनों टर्म जीरो हो गए, मींस डी डॉट एंड बी डॉट विल बी जीरो, इट मींस डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे रहेगा। दूसरा वाला टर्म जीरो हो गया, डेल क्रॉस इज इक्वल टू जीरो हो गया, डेल बी बाई डेल टी वाला टर्म जीरो हो गया, डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो वी हो गया। ये इसमें और इसमें कोई चेंज नहीं, सी और डी में, ठीक है। दोनों के इंटीग्रल फॉर्म में हमने सब लिख दिए, देख सकते हैं। सिमिलरली मैक्सवेल इक्वेशंस को अगर आपको फ्री स्पेस में लिखना है, फ्री स्पेस में भी हम दो केस लेंगे, एक में टाइम वेरिंग केस लेंगे, एक में टाइम नॉन वेरिंग केस लेंगे, मतलब स्टैटिक फील्ड लेंगे, ठीक है। तो अगर आप पहला वाला केस जो हमारा है, हम इसमें कह सकते हैं टाइम वेरिंग फील्ड को कंसीडर कर रहे हैं। तो अगर आप फ्री स्पेस के लिए क्या होता है, फ्री स्पेस के लिए ये कंडीशंस हैं, आप देख सकते हैं साइड में मैंने लिखा है। पहली कंडीशन है कि जो हमारा रिलेटिव परमिटिविटी होता है वो 1 होता है और रिलेटिव परमिटिविटी 1 होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, साइलन आर की वैल्यू 1 होती है, म्यू आर की वैल्यू 1 होती है, सिग्मा की वैल्यू 0 होती है, जे की वैल्यू 0 होती है। सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी, जे क्या है, करंट डेंसिटी, रो भी क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये भी 0 होता है। सो इंट्रिंसिक इम्पीडेंस की अगर हम बात करें तो दैट इज 120 पाई और 377 पाई। ये एक्चुअली कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि फ्री स्पेस के लिए आपको रखनी होती है, ठीक है। अगर कहीं भी आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई पड़ती है, वैल्यूज दिखाई पड़ती है, तो जैसा आप देख रहे होंगे कि मैक्सवेल की 4 इक्वेशंस पे हमको ये अप्लाई करना है अगर इनमें से कोई भी पैरामीटर आपको मिलता है, ठीक है। तो पहली इक्वेशन आपको पता है डेल क्रॉस एच इक्वल टू जे प्लस डेल डी बाई डेल टी होता है, और ये वाला जो टर्म है बेसिकली टाइम वेरिंग, और टाइम वेरिंग को कंसीडर कर ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जे की वैल्यू अगर आप देखें तो जे आपका 0 हो जाएगा, यहाँ देख सकते हैं ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाइम वेरिंग, सॉरी फ्री स्पेस, तो जे 0 होता है तो जे आपको 0 यहाँ रखना पड़ेगा। जैसे ही जे 0 रखेंगे डेल क्रॉस एच आपका डेल डी बाई डेल टी के बराबर आ जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू, हाँ जे आप 0 पुट कर देंगे, जे आप 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू डेल डी बाई डेल टी मिल जाएगा। मिलेगा नहीं मिलेगा, हेलो, मैं यहाँ लिख देता हूँ
मैं करेक्ट कर देता हूँ, एक मिनट रुक जाइए। इसको करेक्ट कर लीजिए, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ लिखा है, जे नहीं होगा यहाँ पे, ये डेल क्रॉस एच जो है, क्योंकि जे वाला टर्म तो जीरो हो गया, केवल डेल डी बाई डेल टी तो बचेगा, ये डेल डी बाई डेल टी बचेगा। ठीक है, तो इसका इंटीग्रल फॉर्म अगर लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए स्टोक्स थ्योरम आप अप्लाई कर सकते हैं ना। स्टोक्स थ्योरम क्या कहता है, किसी भी वेक्टर का जो है लाइन इंटीग्रल जो होता है, आपने एक वेक्टर कंपोनेंट एच लिया सपोज, इसका लाइन इंटीग्रल बेसिकली इक्वल होता है किसके, सरफेस इंटीग्रल ऑफ डेल ऑपरेटर का क्रॉस प्रोडक्ट विद दैट वेक्टर। ठीक है, इसके साथ सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, तो चूंकि आप अगर इधर देखें, दोनों साइड आप क्या करिए, दोनों साइड सरफेस इधर देखेंगे तो ये आपका टर्म जो है ये बेसिकली किसके इक्वल हो जाएगा, लाइन इंटीग्रल के इक्वल हो जाएगा। ठीक, और जो ये वाला कंपोनेंट ये बेसिकली, क्योंकि डीएस से आपको पहले दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए मैं कैसे ये आया है मैं बता देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इससे ये वाला टर्म कैसे आया है इंटीग्रल फॉर्म का बता देता हूँ, देखिए। ठीक है, इसमें हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, आपको पता है डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू डेल डी बाई डेल टी है। ठीक है, तो दोनों साइड आप एक काम करिए, सरफेस इंटीग्रल ले लीजिए। ठीक, सरफेस इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, दोनों साइड सरफेस इंटीग्रल ले लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इधर मिल जाएगा डेल क्रॉस एच इंटू डी एस, और इधर मिल जाएगा डेल डी बाई डेल टी इंटू डी एस। ठीक है, कहने का मतलब है ध्यान रखिएगा सरफेस इंटीग्रल है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो ये वाला टर्म, अब आप लेफ्ट हैंड साइड पर अगर स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करते हैं तो स्टोक्स थ्योरम क्या कहता है कि दिस टर्म शुड बी इक्वल टू द लाइन इंटीग्रल ऑफ दैट वेक्टर। वेक्टर कौन है, एच, आपका ये हो जाएगा एच डॉट डी एल। ठीक है, एच डॉट डी एल, दिस इज योर स्टोक्स थ्योरम। क्लियर, ये हमने लिख दिया एच डॉट डी एल। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू एच डॉट डी एल, मतलब सरफेस इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गया और दैट वेक्टर, और ये जो वेक्टर है दैट इज द टाइम वेरिंग फ्लक्स डेंसिटी, दैट विल बी व्हाट, ये जो डेल डी बाई डेल टी है दैट विल बी इक्वल टू the change of differential change of flux density that will relate to time, that is your d dot ds. Clear, this is your d dot ds, that is change of flux with respect to time into ds। ये चेंज ऑफ फ्लक्स है, इसको हमने डी से रिप्रेजेंट कर दिया, दैट इज कैपिटल डी। ठीक है, दैट डी इज इक्वल टू बेसिकली डी, आपका यहाँ पे जो आप डी डैट भी लिख सकते हैं, ये जो डी है आपका यही आपका डेल डी बाई डेल टी है। ठीक है, इंटू डी एस है, ये आपका आ गया, देख सकते हैं आप इसके बराबर आ गया। ठीक है, सिमिलरली इफ यू राइट इट फॉर सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन को फ्री स्पेस में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, सेकेंड इक्वेशन क्या होती है, डेल क्रॉस इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी। ठीक है, और इसको इस पे फिर से आप स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करेंगे तो जब लेफ्ट हैंड साइड है दैट विल बी द लाइन इंटीग्रल ऑफ दैट, और राइट हैंड साइड आपका बी डॉट डी एस के इक्वल हो जाएगा। इज इट क्लियर? हेलो, सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक है, सिमिलरली थर्ड वाली इक्वेशन देखेंगे, थर्ड है डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो बी, और जो फ्री स्पेस में हमारा जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है वो जीरो होता है। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने दिखाया है, इतने टर्म आपके जी जो भी यहाँ पे हैं ये मेंशन फॉलो होंगे। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन में डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो बी आ रहा है, रो बी हमारा जो होता है फ्री स्पेस में जीरो होता है, तो इसको हम जीरो रख देंगे, हमें डेल डॉट डी इज इक्वल टू जीरो मिल जाएगा डिफरेंशियल फॉर्म में। इसको इंटीग्रल में लिखेंगे तो आपको गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा दोनों साइड। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहता है, सरफेस इंटीग्रल इज कन्वर्टेड इनटू डेल डॉट डी का वॉल्यूम इंटीग्रल। ठीक है,
सॉरी वॉल्यूम, हाँ वॉल्यूम इंटीग्रल इज कन्वर्टेड इनटू सरफेस। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर इसको हम देखें ये बेसिकली हमारा वॉल्यूम इंटीग्रल है। ये क्या है? वॉल्यूम इंटीग्रल। तो दोनों साइड अगर आप वॉल्यूम इंटीग्रल ले लेते हैं, ये देखिए, इसको इससे हमें अगर वो निकालना तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पे आने के लिए दोनों साइड वॉल्यूम इंटीग्रल ले लीजिए, ये होगा डेल डॉट डी। वैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन एक बार दोबारा बता दे रहा हूँ, डेल डॉट डी इंटू डीवी, ठीक है, इज इक्वल टू, इधर भी वॉल्यूम इंटीग्रल ले लीजिए, तो जीरो डॉट डीवी हो जाएगा, जीरो डॉट डीवी जीरो, तो ये वाला टर्म आपका क्या बन जाएगा? ये डी डॉट डी एस बन जाएगा। वॉल्यूम इंटीग्रल इज कन्वर्टेड टू सरफेस इंटीग्रल अकॉर्डिंग टू गॉस डाइवर्जेंस, ठीक है। देखिए आपका आ गया ये वाला टर्म, एंड दैट इज दिस। बोलिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करना, ठीक है। क्लियर है सभी को? आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा। बताइए बेटा, किसी को कोई डाउट है? कि बेसिकली डी नो डॉट सर। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देखिए डी डॉट रहेगा, यहाँ पे बी डॉट रहेगा, कि बी डॉट इज डेल बी बाई डेल टी, ठीक है। यहाँ भी हमने लिखा था ना, ये देखिए इस डेल डी बाई डेल टी को क्या लिखा था? डी डॉट, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ भी डॉट लगा दिया इसको, ठीक है। क्लियर है सभी को? आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। इसके बाद फोर्थ आप देखेंगे तो फोर्थ हमारा डेल डॉट बी इज इक्वल टू ऑलरेडी जीरो होता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सेम रहेगा जैसे हमारा ऑलरेडी मैक्सवेल इक्वेशन में एग्जिस्ट कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे राइट साइड ऑलरेडी जीरो है, तो यहाँ पे इन पैरामीटर से कोई पैरामीटर मैच नहीं कर रहा है, जो कि हम यहाँ पे किसी फॉर्म में इसको ट्रांसफॉर्म करें, इसमें हमारा ऑलरेडी जैसे वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे फ्री स्पेस में इक्वेशंस हो गई, ठीक है। अब आप अभी हमने क्या किया था? अभी हमने फ्री स्पेस के लिए निकाला है, लेकिन टाइम को वेरी हमने रखा है। अब जो सेकंड कंडीशन है, ये भी आपका, इसमें क्या है? स्टैटिक टाइम है, मतलब स्टैटिक है, मतलब टाइम आपका चेंज नहीं हो रहा है, टाइम आपका फिक्स हो गया। देखिए लिखा ना, फॉर स्टैटिक फील्ड इन फ्री स्पेस फॉर नॉन टाइम वेरिंग, ठीक है। फील्ड आपका स्टैटिक है और टाइम में भी चेंज नहीं हो रहा है। इस कंडीशन में क्या होगा? इन दैट कंडीशन यू कैन सी, पहली इक्वेशन में क्योंकि फील्ड वेरी नहीं कर रहा है तो करंट डेंसिटी भी जीरो हो गया, ठीक है, और टाइम वेरी नहीं कर रहा है तो डेल डी बाई डेल टी भी जीरो हो गया। तो ये पूरा टर्म दोनों जीरो हो जाएंगे राइट साइड के, ठीक है। जो करंट डेंसिटी है वो डायरेक्टली फील्ड पे डिपेंडेंट होता है, फील्ड आपका स्टैटिक हो गया, फील्ड आपका चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो फील्ड चेंज ना होने की वजह से जे जीरो हो गया, डेल डी बाई डेल टी इसलिए जीरो हो गया क्योंकि आपने नॉन टाइम वेरिंग, मतलब जो टाइम में जिसमें चेंज ना हो रहा है, स्टैटिक टाइम को एज्यूम किया, इसलिए जीरो, ठीक है। तो डेल क्रॉस एच आपका जीरो के बराबर हो गया। इसको इंटीग्रल फॉर्म में लिखेंगे तो इसका स्टोक्स थ्योरम अप्लाई कर दीजिए दोनों साइड सरफेस इंटीग्रल लेके, ठीक है, तो आपको ये मिल जाएगा राइट हैंड साइड, क्लियर। सिमिलरली इफ यू सी दिस सेकंड इक्वेशन, दैट इज डेल क्रॉस इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी होता है, इसमें भी ये वाला टर्म आपका जीरो हो जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ नॉन टाइम वेरिंग फील्ड, स्टैटिक फील्ड है, तो ये आपका जीरो हो जाएगा। तो डेल क्रॉस सी भी जीरो के बराबर आ जाएगा। इसका इंटीग्रल फॉर्म लिखेंगे, डी डॉट डी एल इज इक्वल टू जीरो। ये कैसे हुआ है? यूजिंग स्टोक्स थ्योरम ऑन द लेफ्ट साइड, क्लियर। ऐसे ही थर्ड इक्वेशन डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो भी होता है, तो इसमें भी रो भी आपका जीरो हो जाएगा क्योंकि आपने फ्री स्पेस एज्यूम किया होगा। अभी मैंने पीछे ही बताया फ्री स्पेस के लिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जीरो होता है, तो ये जीरो हो जाएगा। बाकी टाइम वाला कोई कंपोनेंट यहाँ है नहीं, तो डेल डॉट इज इक्वल टू जीरो, मींस इंटीग्रेशन डी डॉट डी इज इक्वल टू जीरो। सिमिलरली फोर्थ इक्वेशन आप देख सकते हैं, फोर्थ में तो कोई दिक्कत ही नहीं, फोर्थ जैसे था वैसे ही रहेगा, डेल डॉट इज इक्वल टू जीरो। हम लोग प्रूफ देखते हैं, हम लोग क्या देखेंगे? तो यहाँ हम देखिए पहले मैक्सवेल इक्वेशन आपको बताया, फोर मैक्सवेल इक्वेशन, ठीक है, ठीक है। इसके बाद हमने आपको बताया कि इंटीग्रल और डिफरेंशियल फॉर्म क्या है। उसके बाद हमने आपको बताया कि मैक्सवेल इक्वेशन फॉर स्टैटिक, मैक्सवेल इक्वेशन फॉर फ्री स्पेस, मैक्सवेल इक्वेशन फॉर टाइम वेरिंग, एंड मैक्सवेल इक्वेशन फॉर नॉन टाइम वेरिंग।
ठीक है, सारी चीजें हमने बता दी आपको। हम लोग आते हैं सारे क्वेश्चन है डेरिवेशन पार्ट में जाए, स्पेशली जो फर्स्ट सेकंड है, तो थर्ड और फोर्थ तो आपके इजी है। डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी और डेल क्रॉस डी इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों तो हमारे इजी, ठीक है। डेल डॉट ई इज इक्वल टू 0, ये तो हमारा जो कांस्टेंट है जो फर्स्ट दो इक्वेशंस पे है, जो कि पहला है डेल क्रॉस एच इक्वल टू जे प्लस डेल डी बाई डेल टी और दूसरा डेल क्रॉस बी इक्वल टू माइनस डेल बी बाई टी। इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। तो उसी के कंसर्न पे हमने मतलब तो पहली इक्वेशन जो हमारी है दैट इज डेल क्रॉस एच इक्वल टू जे प्लस डेल डी बाई डेल टी। इस डेल डी बाई डेल टी को हम लोग बेसिकली डी डॉट भी लिखते हैं, तो हम यहाँ पे भी आप अगर चाहें तो डी डॉट फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। डी डॉट की वैल्यू बेसिकली डेल डी बाई डेल टी, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। उसको हम डिराइव करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने एम्पियर सर्किट लॉ को यूज किया। तो फ्रॉम एम्पियर सर्किट लॉ यू नो दैट इन ए क्लोज्ड लूप डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे होता है, ठीक है। यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। अब आपने क्या किया, दोनों साइड डेल ऑपरेटर का डॉट प्रोडक्ट कर दिया, इधर भी और इधर भी। डेल ऑपरेटर आपका ये इसके साथ इसका पूरे का डॉट प्रोडक्ट और इधर डेल डॉट जे डेल डॉट का जे के साथ। फिर एक प्रॉपर्टी होती है हमारी डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस ऑफ ए कर्ल ऑफ ए वेक्टर। ये बेसिकली क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ दिस, क्लियर, इज डाइवर्जेंस ऑफ व्हाट, ऑफ ए कर्ल ऑफ ए वेक्टर इज जीरो, ठीक है। डेल क्रॉस एच ये हमारा जीरो के बराबर होता है, ठीक है। इसका मतलब हम देखें तो ये टर्म हमारा जीरो हो गया, ये वाला टर्म एज पर द प्रॉपर्टी। ये जो प्रॉपर्टी है इसके अकॉर्डिंग ये जो टर्म होता है ये जीरो होता है, डाइवर्जेंस ऑफ ए कर्ल ऑफ ए वेक्टर ठीक। तो हमारा डेल डॉट जे अगर देखें तो जीरो के बराबर आ जाएगा, तो ये टर्म प्रॉपर्टी से जीरो है, ये टर्म जीरो के बराबर आ जाएगा। अब क्या करिए, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को यूज करिए। यू नो दैट फ्रॉम द कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या कहता है, del dot j is equal to minus del v by del t। दिस इज योर कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। इसकी वैल्यू हमारी रो वी के बराबर होती है, ठीक है। इसको हम ये डेल रो वी बाई डेल टी को हम लोग माइनस रो वी डॉट भी लिख सकते हैं इस तरीके से, जैसे हमने अभी बी और डी के लिए लिखा था। डेल डी बाई डेल टी को हम डी डॉट लिख सकते हैं, डेल बी बाई डेल टी को बी डॉट लिख सकते हैं। सिमिलरली यू कैन राइट माइनस डेल रो वी बाई डेल टी को हम माइनस रो वी डॉट लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। सो इसके नीचे की स्टेटमेंट फिर आप लिखेंगे कि एज द सभी को दिख रहा है प्रॉपरली, हेलो। As the equation of continuity is more fundamental, so Ampere's circuital law should be modified as, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा मॉडिफाई कर रहे हैं Ampere's circuital law को, due to what, that due to the continuity equation becomes more fundamental, so we can modify the Ampere circuit law। Hence Ampere circuit law भी हमने आपको बताया था, that is del cross H equal to J है, ये हमारा Ampere circuital law है, फर्स्ट इक्वेशन। इसी को मॉडिफाई करने के लिए हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे एक टर्म f ऐड कर दिया, del cross H equal to J plus f, ठीक है। अभी देखिएगा इसको हम सॉल्व करेंगे जब, इसको इक्वेशन नंबर ले लेते हैं, मॉडिफाइज ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ। तो आप एक काम करिए, इसमें दोनों साइड डॉट प्रोडक्ट ले लिए, ठीक है। तो टेक डॉट प्रोडक्ट ऑन बोथ साइड, अगर दोनों साइड आप डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, डेल डॉट डेल
क्रॉस एच, ये इधर हो गया लेफ्ट साइड में डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट इस पूरे टर्म का। राइट साइड जो आएगा वो आएगा डेल डॉट जे प्लस एफ, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? बताइए। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये वाला जो टर्म है हमारा, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ये हमारा टर्म किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर होगा। अभी हमने बताया था पीछे आपको, ये देखिए, ये इक्वेशन नंबर 2 में हमने बताया था एज पर द प्रॉपर्टी डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए वेक्टर। यहाँ कोई भी वेक्टर हो सकता है, एच की जगह पे आप ए बी सी डी कोई भी वेक्टर लेंगे तो ये प्रॉपर्टी है, कर्ल की प्रॉपर्टी है, डाइवर्जेंस ऑफ ए कर्ल ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, एज पर द रूल दिस विल बी जीरो, ये आपको जीरो के बराबर होगा, डेल डॉट डेल क्रॉस एच। ठीक है, इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं, डेल डॉट डेल क्रॉस एच विल बी जीरो इज इक्वल टू, अब ये तो जीरो हो गया, ये जो राइट वाला साइड है ये क्या हो जाएगा, इसको डेल को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो डेल डॉट जे प्लस डेल डॉट एफ, ये आ जाएगा डेल डॉट जे प्लस डेल डॉट एफ। इसमें इक्वेशन नंबर 6 कर दिया। ठीक है, क्लियर? अब क्या करिएगा, इसमें डेल डॉट जे की वैल्यू पुट करिएगा। कहाँ से डेल डॉट जे की वैल्यू पुट करेंगे? देखिए, डेल डॉट जे आपका कहाँ है, ये इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, दैट इज माइनस डेल रो वी बाई डेल टी। ठीक है, ये वाली वैल्यू हम लोग पुट करेंगे कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 6 में। ठीक है, क्लियर है? कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन की। ठीक है, तो इसमें पुट कर दीजिए। कहाँ से ले रहे हैं वैल्यू हम, किस इक्वेशन से, 4 से। तो फ्रॉम पुट द वैल्यू ऑफ डेल डॉट जे फ्रॉम इक्वेशन 4 टू इक्वेशन 6, 4 से 6 में पुट कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, बताइए क्या मिल जाएगा आपको? ये तो जीरो है, ये पूरा टर्म जीरो हो गया, तो मतलब ये पूरा टर्म जीरो बराबर चल रहा है इसमें। ठीक है, तो जीरो इज इक्वल टू डेल डॉट जे, डेल डॉट जे की वैल्यू क्या होगी, माइनस, बताइए बेटा, डेल डॉट जे की वैल्यू क्या होगी? हेलो, माइनस डेल रो वी बाई डेल टी होगी ना, इक्वेशन नंबर 4 यही तो था। देखिए, माइनस डेल रो वी बाई डेल टी। ठीक है, तो डेल डॉट जे की वैल्यू हमने रख दिया माइनस डेल रो वी बाई डेल टी प्लस डेल एफ, प्लस डेल एफ। ये जो एफ है ये हमने ऐड किया है, ठीक है ना, अलग से, तो ये ध्यान रखिए, इसको हमने मॉडिफाई किया एम्पियर सर्किट, दैट इज वैसे एम्पियर सर्किट लॉ डेल क्रॉस एच इक्वल टू जे होता है, इसमें एक तरह से हमने एक कांस्टेंट टर्म ऐड किया है। ठीक है, अभी देखिएगा इसका इफेक्ट भी आपको दिखेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास आ गया डेल डॉट ए, मतलब, ठीक है, ये टर्म आ गया। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल डॉट एफ इज इक्वल टू माइनस डेल रो वी बाई डेल टी, सॉरी प्लस डेल रो वी बाई, माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये वाला टर्म आ गया आपका, दैट इज इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, अब इसको अगर आप देखें तो द गॉस लॉ के अकॉर्डिंग, गॉस लॉ क्या कहता है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं, पॉइंट फ्रॉम गॉस लॉ सेज, पॉइंट फ्रॉम गॉस लॉ सेज, क्या कहता है गॉस लॉ? गॉस लॉ कहता है डेल डॉट टी इज इक्वल टू रो वी, वॉल्यूम चार्ज है इसकी। ठीक है, डेल डॉट टी इज इक्वल टू रो वी। ठीक, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अगर चाहें तो, डेल डॉट, अगर हम डी की जगह रखते हैं
डेल डी बाई डेल टी, दोनों साइड आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इधर भी टाइम के रेस्पेक्ट में फिर करना पड़ेगा, तो दिस विल बी डेल रो वी बाई डेल टी। ठीक है, अगर आप इधर करते हैं डेल डी बाई डेल टी, इस डेल बाई डेल टी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इधर भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको कर दीजिए इक्वेशन नंबर 8, क्या करती है, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 8। ठीक है, अब क्या करिए, नाउ यू कैन सी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7 and 8, from equation 7 and 8 we get, अगर 7 और 8 को देखेंगे तो जो राइट साइड है यहाँ पे डेल रो वी बाई डेल टी है, यहाँ भी राइट साइड डेल रो वी बाई डेल टी है। ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड दोनों के बराबर हो जाएंगे क्योंकि राइट साइड इक्वल, सो लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, मीन डेल डॉट एफ इज इक्वल टू इसका डेल डॉट डेल डी बाई डेल टी हो जाएगा, हो जाएगा, बताइए। ठीक है, इसका नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, क्योंकि हो गया लगभग ऑलमोस्ट सुनने वाला है। द डाइवर्जेंस ऑफ टू वेक्टर्स, divergence of two vectors are equal only if the vectors are identical. If the vectors are identical, मतलब अगर दो वेक्टर सेम होंगे तो ही उनका डाइवर्जेंस क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, वेक्टर्स आर आइडेंटिकल, तो देखिए अगर दो वेक्टर सेम होंगे तो उनका डाइवर्जेंस भी इक्वल होगा। ठीक है, तो इट मीन्स योर दिस पोर्शन, यहाँ वेक्टर क्या एफ है, यहाँ वेक्टर क्या डेल डी बाई डेल टी है, अगर ये दोनों सेम होंगे तो इनके डाइवर्जेंस भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, क्लियर, तो इट मीन्स अगर हम ये मान के चलते हैं कि हमारे डाइवर्जेंस दोनों के बराबर है, तो इसका मतलब वेक्टर भी सेम होंगे, तो इट मीन्स हम इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू डेल डी बाई डेल टी रख सकते हैं। ठीक है, और इसको कहाँ आप रख दीजिए, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू, देखिए एफ जो हमने यहाँ पे पहले लिया था उसी एफ की वैल्यू हमें कुछ मिली और हम इसी को एफ को हटा के ऊपर एफ की वैल्यू रख देंगे। कहाँ रख देंगे एफ की, यहाँ पे रख देंगे। यहाँ देखिए एफ हमने कंसीडर किया था ना, ये एफ हमने लिया था मॉडिफाई करके। ठीक है, फॉर कैलकुलेशन को हमने थोड़ा इजी करने के। ठीक है, तो अब ये मतलब इजी करने के लिए कह सकते हैं, या मैनिपुलेशंस में हमारी हेल्प जो इससे हुई है एफ को ऐड करने से, उस एफ की वैल्यू हमने जब निकाल लिया, उस एफ की वैल्यू हम यहाँ रख दे रहे हैं। चलिए, जरूरत हमको ये इसलिए पड़ी है क्योंकि हमारा जो टर्म है कुछ इस तरह बन रहा है। ठीक है, इस वजह से हमको ये जरूरत पड़ी। ठीक है, हम इसी एफ की वैल्यू यहाँ रख देंगे। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एफ, कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 10 टू इक्वेशन, किस इक्वेशन में रखना है, 5 में रखना है। ठीक है, 5 में रख दीजिए तो क्या मिल जाएगा, डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू 5 में देखिए 5 हमारा ये है, डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे प्लस एफ है, जे प्लस एफ की जगह आ जाएगा डेल डी बाई। समझ में आ रहा है सभी, तो दिस इज योर प्रूफ, दिस इज योर प्रूफ ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। समझ में आ गया है बेटा सभी को? यस सर। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी। तो अगर मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन प्रूफ, जैसे कि आपके ट्यूब में पूछा गया है स्टेट एंड प्रूफ द मैक्सवेल इक्वेशन, तो आपको ये इस तरीके से प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, स्पेशली फर्स्ट और जो सेकंड इक्वेशन है तो थोड़ा सा बड़े बड़े हैं प्रूफ होंगे, बाकी जो थर्ड और फोर्थ है वो छोटे प्रूफ। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन का प्रूफ हो गया। सिमिलरली यू कैन डू इट फॉर मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन। ठीक है,
इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछे जाते हैं, स्पेशली ये मैक्सवेल इक्वेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग आते हैं सेकेंड इक्वेशन। नाउ प्रूफ ऑफ मैक्सवेल्स सेकेंड इक्वेशन। मैक्सवेल की सेकेंड इक्वेशन क्या कहती है कि आप लोग को हम बताए हैं, तो हमें प्रूफ क्या करना है। सो यहाँ लिख लेते हैं जो हमें प्रूफ करना है। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स सेकेंड इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म। डिफरेंशियल फॉर्म प्रूफ कर रहे हैं, इंटीग्रल तो आप लोग को मैं ऑलरेडी निकाल के बता चुका हूँ कि डिफरेंशियल से इंटीग्रल क्या चलेगा, तो हम इंटीग्रल फॉर्म नहीं बताएंगे दोबारा। एक बार हम अभी आपको बता चुके थे प्रीवियस लेक्चर में कि डिफरेंशियल से इंटीग्रल फॉर्म कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो जो हमें प्रूफ करना है वो क्या है, सेकेंड इक्वेशन क्या कहता है, बेसिकली डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, क्लियर है सभी को। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस बी डॉट, तो जैसे भी लिखते हैं, इस बी डॉट की वैल्यू ही क्या है, डेल बी बाई डेल। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है। अब इस प्रूफ पे आते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे, कौन बताएगा, स्टार्ट कहाँ से करेंगे, फैराडे लॉ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फैराडे लॉ अकॉर्डिंग टू Faraday's law, according to Faraday's law, Faraday's law क्या कहता है, EMF जो होता है, प्रोड्यूस EMF that is equal to minus d5 by dt। पता है कि जो EMF जनरेट होता है वो minus d5 by dt के इक्वल होता है। मालूम है सभी को, बताइए, जनरेटेड EMF फैराडेज लॉ है। ठीक है, ये आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ठीक है, ये फाई क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है जिसकी यूनिट में वेबर होती है। यहाँ लिख देता हूँ, फाई इज योर मैग्नेटिक फ्लक्स, इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट इसकी होती है वेबर। ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। एंड by definition we know that, और डेफिनेशन वाइज भी हमको पता है क्या, ईएमएफ जो होता है बेसिकली माइनस ईएमएफ इज इक्वल टू होता है लाइन इंटीग्रल ई डॉट डी। ठीक है, आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है, ई इज इक्वल टू बी बाई डी, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ई इज इक्वल टू बी बाई डी पढ़ा है ना, बोलिए। यस सर। लो, पढ़ा है ना, ई इज इक्वल टू बी बाई डी, उसी से आया है ये। ठीक है, ये अगर देखेंगे आप तो कैसे आया है, ई इज इक्वल टू बी बाई डी होता है। ठीक है, यहाँ डी आपका क्या है, डिफरेंशियल लेंथ है या डिस्टेंस है, डी आपका वोल्टेज है। ठीक है, और ई आपका ईएमएफ है। तो ई इंटू डी अगर देखें, ई इंटू डी इज इक्वल टू बी आ जाएगा। अब दोनों साइड अगर आप इंटीग्रेशन लेते हैं तो ये जो वोल्टेज है ये आपका ईएमएफ है, तो दिस वोल्टेज इज योर ईएमएफ। ठीक है, या इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और इधर आप इंटीग्रल लेंगे तो दिस विल बी लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल क्यों होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस है, और डिस्टेंस की वजह से ये लाइन इंटीग्रल। ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं, जिसको ये पता ना हो कैसे आया है। ठीक है, ये हमारा बेसिक फंडामेंटल। ओके, ये सब फिजिक्स की ही चीजें हैं, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 and इक्वेशन 2 you can see the left hand side is same, that is EMF, so right hand side is also same. From equation 1 and 2 we get left hand side equal and the right hand side भी equal होंगे, कहने का मतलब
E डॉट डी एल E डॉट डी एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस